हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर, जिसमें दोस्तों हम सामान्य शब्दावली, आनुवंशिकी के नियम, जीन व गुणसूत्र, खोजकर्ता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सिस्टोन, डीएनए, म्यूटोन, जीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि जीन। जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? जोहानसन ने, मेंडल ने, विलियम बेटसन ने, कार्ल कोरेंस ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जोहानसन ने। ठीक है, जीन शब्द, जीन से जोहानसन याद रखना, जीन जोहानसन। आनुवंशिकी जेनेटिक्स शब्द किसने प्रतिपादित किया है? जोहानसन ने, मेंडल ने, विलियम बेटसन ने, कार्ल कोरेंस ने। तो दोस्तों जोहानसन तो अभी हो गया था, जीन शब्द दिया था। ठीक है, बचा आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था दोस्तों? विलियम बेटसन ने। ठीक है, विलियम बेटसन ने आनुवंशिकी शब्द दिया था सन 1905 में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जीन के संदर्भ में सही नहीं है? हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, रेखीय क्रम में होते हैं, जीन के खंड डीएनए होता है, जीन शब्द विल्हम जोहानसन ने दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जीन के खंड डीएनए होता है। ठीक है, ये बात गलत है, बल्कि होता यह है कि डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं, उन्हें कहा जाता है जीन। ठीक है, जीन की 3 इकाई होती है, निम्न में से कौन सी नहीं है? सिस्टोन, प्रोटोन, रेकोन, म्यूटोन। तो दोस्तों जीन की 3 इकाई होती है, कौन सी नहीं है? प्रोटोन। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा संगत है? सिस्टोन जीन की क्रियात्मक इकाई है, रेकोन जीन की पुनर्योजनात्मक इकाई है, म्यूटोन जीन की उत्परिवर्तन इकाई है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी संगत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी संगत है। जीन की क्रियात्मक इकाई है, उसे कहा जाता है सिस्टोन। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे की पीढ़ियों में लक्षणों का जाना कहलाता है? आनुवंशिकी, वंशानुगति, कारक, समयुग्मजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि वंशानुगति। ठीक है, आगे की पीढ़ियों में लक्षणों का जाना कहलाता है वंशानुगति। जीन के दोनों सदस्य समान हो तो उन्हें कहा जाता है समयुग्मजी, होमोजाइगस, ए व बी दोनों हेटेरोजाइगस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि इन्हें समयुग्मजी भी कह सकते हैं और होमोजाइगस भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर जीन के दोनों सदस्य असमान हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा दोस्तों? असमान हो तो उन्हें कहा जाएगा विषम युग्मजी या फिर हेटेरोजाइगस। ठीक है, विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस। जीन जोड़े का प्रत्येक सदस्य कहलाता है युग्मक, हेटेरो, एलील, संकर। तो दोस्तों जीन जोड़े का जो प्रत्येक सदस्य है वो कहलाता है युग्मक। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऐसा जीन युग्म जिसके दोनों सदस्य एक ही लक्षण के विपर्यासी रूपों को प्रदर्शित करे, युग्मक, समयुग्मजी, युग्म विकल्पी, संकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि युग्म विकल्पी। ठीक है, विपर्यासी रूपों को प्रदर्शित करे, यानी कि जैसे पौधे की एक जीन का ऐसा जोड़ा है जो एक तो पौधे की लंबाई को प्रदर्शित करता है और एक पौधे की बौनेपन को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी या फिर एलील। जीनोटाइप व फिनोटाइप शब्द किसने दिया है? जोहानसन ने, ह्यूगो डिब्रिज ने, ग्रेगर जोहन ने, इरिक वॉन शेरमक ने। तो दोस्तों जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द दिए हैं जोहानसन ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ग्रेगर जोहन मेंडल का जन्म कब व कहाँ हुआ था? जुलाई 1922 में ऑस्ट्रेलिया में, जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में, जुलाई 1928 में फ्रांस में, जुलाई 1828 में फ्रांस में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में। ग्रेगर जोहन मेंडल ने लगभग कितने वर्ष मटर पर प्रयोग किए थे? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि लगभग 7 वर्ष मटर पर प्रयोग किए थे। ठीक है, ग्रेगर जोहन मेंडल ने। निम्न में से किसने सन 1900 ईस्वी में मेंडल के प्रयोगों पर पुण्य रिसर्च कर उन्हें प्रकाश में लाने का कार्य किया था? ह्यूगो डिब्रिज ने, कार्ल कोरेंस ने, इरिक वॉन शेरमक ने, उपयुक्त सभी ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी ने। सन 1900 में मेंडल के प्रयोगों पर पुण्य इन्होंने रिसर्च किया और उन्हें प्रकाश में लाया।
वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रभावी हो और F2 पीढ़ी में भी प्रभावी हो कहलाते हैं। प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, समयुग्मजी, द्विसंकर संकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि प्रभावी लक्षण। निम्न में से किस पौधे पर मेंडल ने अनुप्रयोग किए थे? मक्का के पौधे पर, गेहूं के पौधे पर, मटर के पौधे पर, चावल के पौधे पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मटर के पौधे पर। उद्यान मटर पौधे के कितने जोड़ी लक्षणों को लेकर ग्रेगर जोहन मेंडल ने प्रयोग किए थे? 7 लक्षणों को लेकर, 5 लक्षणों को लेकर, 7 जोड़ी को, 9 जोड़ी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 7 जोड़ी लक्षणों को लेकर उद्यान मटर पर। कौन से मटर पर? उद्यान मटर पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर प्रयोग किए थे। निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, पादप की लंबाई, पादप का रंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि पादप के रंग को लेकर मेंडल ने प्रयोग नहीं किए थे, बाकी सभी सही है। बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, और एक सातवां कौन सा था? पादप की लंबाई। लंबाई में कौन कौन सा आ गया? उसका बौनापन आ गया और उसका लंबापन आ गया। ठीक है। एकल संकर संकरण का फिनोटाइप लक्षण है 3:1, 2:2, 1:2:1, 9:3:3:1। तो दोस्तों फिनोटाइप लक्षण है, फिनोटाइप लक्षण होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 3:1 फिनोटाइप लक्षण है 3:1। एकल संकर संकरण का जीनोटाइप लक्षण क्या है? 3:1, 2:2, 1:2:1, 9:3:3:1। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1:2:1 यानी कि जीनोटाइप लक्षण है। ठीक है, जीनोटाइप ज़्यादा आता है बजाय फिनोटाइप के। जीनोटाइप 1:2:1 का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक तो शुद्ध लंबा है, फिर 2 अशुद्ध लंबे हैं और एक शुद्ध बौना है। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर करवाया गया क्रॉस कहलाता है। लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप, एकल संकर संकरण, द्विसंकरण। तो दोस्तों एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर करवाया गया क्रॉस कहलाता है एकल संकर संकरण। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2 जोड़ी विपर्यासी गुणों को ध्यान में रखकर करवाया गया क्रॉस कहलाता है द्विसंकर संकरण। ठीक है, द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप लक्षण क्या है? 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 9:3:3:1। यह फिनोटाइप F2 पीढ़ी का फिनोटाइप लक्षण। द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप लक्षण क्या होगा दोस्तों? जीनोटाइप लक्षण होगा ये 122, 412, 121। इस तरीके से मैंने याद कर रखा है इसको। हो सकता है ये आगे पीछे भी आ सकते हैं। ठीक है, 2 है वो 4 बार आएगा, 1 भी 4 बार आएगा और 4 1 बार आएगा। ठीक है। ग्रेगर जोहन मेंडल ने वर्षागति के कितने नियम दिए हैं? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 3 नियम दिए हैं। एकल संकर संकरण के प्रयोग के परिणामों के आधार पर मेंडल ने वंशागति के कौन से नियम प्रतिपादित किए थे? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, एवं भी दोनों, सहलग्नता का नियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि प्रभाविता का नियम व पृथक्करण का नियम, एकल संकर संकरण के प्रयोग के परिणामों के आधार पर। मेंडल के कौन से नियम के अनुसार 2 या अधिक लक्षणों की वंशानुगति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है? प्रभाविता के नियम के अनुसार, पृथक्करण के नियम के अनुसार, स्वतंत्र अभिवन के अनुसार, या फिर सहलग्नता के अनुसार। तो दोस्तों ये तो कोई नियम नहीं है। ठीक है, ये एक अपवाद है, आगे बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि स्वतंत्र अभिवन नियम के अनुसार। मेंडल के किस नियम के अनुसार युग्मक पृथक होते समय शुद्ध अवस्था में होते हैं? प्रभाविता के नियम के अनुसार, पृथक्करण के अनुसार, स्वतंत्र अभिवन के अनुसार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पृथक्करण के नियम के अनुसार जो युग्मक है वो पृथक होते समय शुद्ध अवस्था में होते हैं। पूर्ण अप्रभाविता व सह प्रभाविता मेंडल के कौन से नियम के अपवाद है? प्रभाविता के नियम के, पृथक्करण के नियम के, स्वतंत्र अभिवन के नियम के, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता व सह प्रभाविता ये कौन से नियम के अपवाद है? प्रभाविता के नियम के अपवाद है। मेंडल के तीसरे नियम स्वतंत्र अपीवन का अपवाद कौन सा है? सहलग्नता, पूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, विसंयोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सहलग्नता। ठीक है, स्वतंत्र अपीवन का जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपीवन, इसका अपवाद है सहलग्नता। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। स्वपरागन व परपरागन को रोकने के लिए मेंडल ने कौन सी तकनीक सुझाई थी? विपुंसन, थैलीकरण, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि विपुंसन व थैलीकरण। लक्षणों की ऐसी वंशानुगति जिसमें प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाता वो कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, सहलग्नता, पृथक्करण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। लक्षणों की ऐसी वंशानुगति जिसमें प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाता तो उसे क्या कहेंगे हम? अपूर्ण प्रभाविता। निम्न में से कौन सा अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है? कुत्ता पादप यानी कि स्नेप ड्रैगन, एंडालूसियन मुर्गा, ए व बी दोनों, चितकबरे यानी कि एक से ज़्यादा रंग वाली पशु। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि कुत्ता पादप व एंडालूसियन मुर्गा है, ये अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण है। लक्षणों की ऐसी वंशानुगति जिसमें F1 पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण अपना प्रभाव दिखाए। अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, सहलग्नता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सह प्रभाविता। ठीक है, लक्षणों की ऐसी वंशानुगति जिसमें F1 पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण अपना प्रभाव दिखाए उसे कहेंगे हम सह प्रभाविता। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या है? सह प्रभाविता के चितकबरे पशु। ठीक है, एक से ज़्यादा रंग वाली जितने भी पशु होते हैं सह प्रभाविता का प्रभाव उनमें दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा रोग सहलग्नता का उदाहरण है? वर्णांधता, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, वर्णांधता और हीमोफीलिया के बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप जानते होंगे, ये लिंग सहलग्न रोग होते हैं। ठीक है, और ये सहलग्नता के उदाहरण है। मनुष्य में अलिंग गुणसूत्रों की यानी कि ऑटोसोम की संख्या कितनी है? 44, 22 जोड़ी, ए व बी दोनों सही है, और ऑप्शन डी है 46। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए व बी दोनों सही है। 22 जोड़ी कहें या फिर 44, एक ही बात है। और लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। ठीक है, लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 2 या फिर 1 जोड़ी, ये भी कह सकते हैं हम। मेंडल ने निम्न में से किस पौधे पर अपने अनुप्रयोग किए थे? मटर पर, राजमा पर, हेराइसियम पौधे पर, उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी पर अपने प्रयोग किए थे। लेकिन जो प्रयोग हम पढ़ते हैं आनुवंशिकी के, वो मटर के अनुप्रयोगों के आधार पर वो नियम दिए गए थे। एक ही प्रजाति या निकट संबंधी प्रजाति के नर व मादा का निषेचन कराए जाने पर उत्पन्न संतान कहलाती है? संकर, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, हेटेरोजाइगस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हाइब्रिड या फिर संकर। एक ही प्रजाति या निकट संबंधी प्रजाति के नर व मादा का निषेचन कराए जाने पर उत्पन्न संतान कहलाती है हाइब्रिड। संकर के समय फूल की कली से पुंकेसर को हटाने की क्रिया कहलाती है? संकरण, थैलीकरण, विपुंसन, हेटेरोजाइगस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि विपुंसन। ठीक है, थैलीकरण आप जानते हैं कि उसके थैली बांध देना, फूल के थैली बांध देना, और विपुंसन होता है कि फूल की कली से पुंकेसर को हटाने की क्रिया विपुंसन कहलाती है। जब एक विषमयुग्मजी संतान का समयुग्मजी अप्रभावी माता या पिता के साथ क्रॉस कराया जाता है तो वो कहलाता है? परीक्षण क्रॉस, डाउन सिंड्रोम, टेट्रासोमी, संकर क्रॉस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि परीक्षण क्रॉस, यानी कि टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। जब एक विषम युग्मजी संतान का समयुग्मजी अप्रभावी माता या पिता के साथ क्रॉस कराया जाता है तो वो कहलाता है परीक्षण क्रॉस। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? ग्रेगर जोहन मेंडल ने, बारबरा मैक्लिंटोक ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, लेडी मेंडल ने की थी, इसे लेडी मेंडल भी कहा जाता है, बारबरा मैक्लिंटोक को।
और जंपिंग जीन की खोज दोस्तों मक्का में की गई थी। ठीक है, लेडी मेंडल के द्वारा मक्का में की गई थी। मेंडल ने जीन को क्या नाम दिया था? हाइब्रिड, संकर, जीन, कारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कारक। ठीक है, कारक यानी कि फैक्टर। मेंडल ने जीन को क्या नाम दिया था? फैक्टर नाम दिया था, हिंदी में कहें तो कारक। आयु या परिवेश के साथ परिवर्तित होने की क्षमता किस में होती है? लक्षण प्ररूप में, जीन प्ररूप में, दोनों में ही नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लक्षण प्ररूप में। जो बाह्य आकार होता है उसमें आयु व परिवेश के साथ परिवर्तित होने की क्षमता होती है। उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? लेडी मेंडल ने, ह्यूगो डीब्रीज ने, कार्ल कोरेंस ने, ग्रेगर जोहन मेंडल ने। तो दोस्तों उत्परिवर्तन की खोज की थी ह्यूगो डीब्रीज ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जीव की आनुवंशिक संरचना में अचानक हुए परिवर्तन वंशानुगत होते हैं, वे कहलाते हैं उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन जन एवं भी दोनों, सेलेनिज्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि वो कहलाते हैं उत्परिवर्तन। ऐसे पदार्थ जो उत्परिवर्तन करते हैं उन्हें कहा जाता है उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन जन, कारक, सेलेनिज्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि उत्परिवर्तन। जीव में उत्परिवर्तन के मुख्य कारक है पराबैंगनी किरणें या पराबैंगनी प्रकाश, एक्सरे, गामा किरण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। उत्परिवर्तन के मुख्य कारक है पराबैंगनी प्रकाश, एक्सरे, गामा किरण। वह संकरण जिसमें F1 PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है तो वह कहलाता है टेस्ट क्रॉस, परीक्षण क्रॉस, पश्च क्रॉस, व्युत्क्रम संकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि पश्च क्रॉस या फिर बैक क्रॉस कहा जाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? मेंडल ने, लेडी मेंडल ने, लेमार्क ने, बीजमैन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लेमार्क ने। ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने। लेमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? मेंडल ने, लेडी मेंडल ने, लेमार्क ने, बीजमैन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बीजमैन ने। वह संकरण जिसमें कैपिटल टी को नर व स्मॉल टी को मादा तथा दूसरे संकरण में कैपिटल टी को मादा व स्मॉल टी को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाए कहलाता है पश्च संकरण, परीक्षण संकरण, व्युत्क्रम संकरण, संकर संकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आनुवंशिकी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।